नमस्कार, अपड़ू उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। तो चलिए बुलेटिन की ओर रुख करेंगे। उत्तराखंड विधानसभा बजट सत्र का आज तीसरा दिन है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने अपने अपने क्षेत्र के मुद्दे उठाए और साथ ही राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा भी हुई। बजट को लेकर बसपा के विधायक ने सरकार को घेरा। साथ ही बीकेटीसी के फैसले को लेकर भी उन्होंने सरकार को घेरने की पूरी तैयारी की। इसी को लेकर हमारे संवाददाता अरुण सैनी ने लक्सर से बसपा के विधायक मोहम्मद शहजाद से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहते हुए नजर आए, सुनिए। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। बजट सत्र का आज तीसरा दिन है। आज बजट पर चर्चा जो है वो चल रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए लक्सर से बसपा विधायक मोहम्मद शहजाद जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, बजट सत्र चल रहा है, बजट पेश हुआ, सरकार काफ़ी अपनी पीठ थपथपा रही है कि हमने 1,11,000 करोड़ का बजट जो है वो लाए हैं, ये संतुलित बजट है। आप इस बजट का आकलन किस तरह से कर रहे हैं? सरकार कहीं घर से बजट लाती है। प्रदेश की व्यवस्था है, जो कर लोग देते हैं, जो प्राप्तियां हैं, दूसरी चीज़ है, जो सब बजट अमाउंट इकट्ठा हो रहा है, उसे तो बजट कह रहे हैं। तो प्रदेश का पैसा है, प्रदेश में ही लगना चाहिए। इसमें सरकार का क्या है? सरकार की योजनाएं हैं, जब सफल होंगे देखते हैं क्या होता है। तो जो ये बजट सरकार ने पेश किया है, क्या ये आप संतुष्ट हैं इस बजट से? क्या ये सही बजट है? किसानों के हित में है, महिलाओं के हित में है, या जो भी युवाओं के हित में है? क्या सभी के हित में ये बजट है, जिस तरीके से सरकार कह रही है कि हमने एक संतुलित बजट बनाया है? तो ये बजट है उद्योगपतियों के हित में, ठेकेदारों के हित में। ये मजदूर के, किसान के, गरीब के हित का बजट नहीं है। ना ही कोई ऐसा मसला मुझे दिखाई दे रहा है। भाई, पहले अभिभाषण हुआ, फिर अध्यक्ष द्वारा पाठ हुआ अभिभाषण का, फिर ये बजट ले आए। तो कहाँ बजट का अवलोकन करने का किसी को इतना मौका मिल रहा है? सभी बातों की बात है। सरकार सदन लंबा चलाना नहीं चाहती है, सदन से सरकार भाग रही है। तो देखते हैं कब तक बैठती है सरकार। जो भी होगा, चर्चा होगी सदन में, मुद्दे निकलेंगे, बात आएगी। आप क्या चाहते हैं, किस तरीके का बजट जो है वो बनना चाहिए जो किसानों के हित में हो, सभी के हित में हो? देखो, किसान को, मजदूर को, आम आदमी को सरकार लूटने का काम कर रही है। ये हमारा ही पैसा है जो जिसको बजट का नाम दे जाता है। आज मैं मुद्दा लाया था सरचार्ज माफी का। अनेक उदाहरण ऐसे हैं कि 40,000 का बिल है, 2.25 का सरचार्ज है। कैसे लोग दे देंगे? सरकार सरचार्ज माफ करने के लिए तैयार नहीं। पहले भी अनेक योजना आई है सरचार्ज माफी की, और उससे बिल और ज़्यादा इकट्ठा होता है, ज़्यादा लोग जमा करते हैं सरचार्ज माफी पे। लेकिन सरकार है, घमंड में है, आम जनता की कोई समस्या का ख्याल नहीं है। तो हम तो बात ही रख सकते हैं, उन पर संख्या बल है, संख्या बल के आधार पर पास कर रहे हैं, कर लें। अच्छा, अभी जो संशोधन विधेयक भी आ रहे हैं, इसमें जो अल्पसंख्यक शिक्षा बोर्ड को लागू करने की बात है, मदरसा बोर्ड को खत्म करने की, पिछली बार भी ये बात हुई थी। इसे आप किस तरह से देखते हैं? क्या ये एक तरफा फैसला सरकार के द्वारा लिया जा रहा है? देखो, सरकार के पास बहुत ज़्यादा करने के लिए कुछ है नहीं। सरकार एक भ्रम पैदा करना चाहती है। जैसा यूसुफ था, कितना बवंडर मचाया, कहते हैं पहला प्रदेश होगा। हो क्या गया? समाज में द्वेष फैला करके राज करना चाहते हैं। इससे ज़्यादा और कुछ सरकार के पास नहीं है। अभी 4 धाम यात्रा शुरू हो रही है। अभी बीकेटीसी की एक बैठक हुई, बीकेटीसी के अध्यक्ष का बयान आया। उन्होंने पहले जो था वो ये था कि गैर हिंदुओं को लेकर कहा कि गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है। अब गैर सनातनियों से कहा जा रहा है कि गैर सनातनियों का प्रवेश वहाँ पर वर्जित किया जाएगा। आप इस फैसले को किस तरह से देख रहे हैं, जो बीकेटीसी का ये फैसला है? देखो, मेरी उम्र 58 साल है। मैं 25 साल से लगातार सामाजिक कार्यों में हूँ। तीसरी बार विधायक भी हूँ, जिला पंचायत सदस्य भी रहा हूँ, हम जिला पंचायत अध्यक्ष भी हरिद्वार में रहे हैं। भाई, मैं तो कभी गया नहीं, न ही केदारनाथ गया, ना ही बद्रीनाथ गया। जब मेरा धर्म अलाउ नहीं करता, तो मैं समझता हूँ कि ये भी एक बवंडर खड़ा करना चाहते हैं।
जी धन्यवाद। तो ये तो हमारे साथ लक्सर से बसपा विधायक मोहम्मद शहजाद, और साफ तौर पर इन्होंने कहा कि जिस तरीके से चाहे बजट को लेकर के हो या फिर जो हाल ही में बीकेटीसी ने जो फैसला लिया गैर सनातनियों का प्रवेश वर्जित केदारनाथ बद्रीनाथ में, उसको लेकर भी स्पष्टता से अपनी बात रखी। अब आगे देखना होगा कि 2027 का विधानसभा चुनाव है, उसमें किस तरीके के मुद्दे और आते हैं। अपने सहयोगी रोहित के साथ मैं अरुण सैनी, जनता टीवी, भराड़ीसैंण। तो ये देहरादून में बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की बजट बैठक समिति अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई। बैठक में चारधाम यात्रा सत्र 2026-27 के लिए करीब 121 करोड़ रुपए का अनुमानित बजट पारित किया गया। साथ ही बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिर में गैर सनातनियों के प्रवेश पर रोक लगाने सहित कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में यात्रा व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाने, दर्शन व्यवस्था, पेयजल, बिजली और स्वच्छता जैसी सुविधाओं को बेहतर करने पर भी जोर दिया गया। 10 तारीख को 121 करोड़ 7 लाख रुपए का से ऊपर हमारा बजट पारित हुआ है, और किस प्रकार यात्रा 2026-27 की चले उस पे बहुत गहराई से चर्चा हुई है। हमारी प्राथमिकता ये रहेगी कि दूर दूर से लोग यात्रा करने के लिए यहाँ पर आते हैं, उनकी यात्रा सुगम हो। उस पर बहुत सारी विषयों पर चर्चा हुई। एक महत्वपूर्ण निर्णय और उत्तराखंड में चारधाम में गैर हिंदुओं के प्रवेश को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा बयान दे दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस संबंध में अभी तक सरकार के पास कोई औपचारिक प्रस्ताव नहीं आया। उन्होंने कहा कि यदि कोई ऐसा प्रस्ताव आता है तो सरकार उसका गंभीरता से अध्ययन करेगी। चारधाम यात्रा से जुड़े सभी हितधारकों, विभागों और मंत्रियों से चर्चा के बाद ही निर्णय लिया जाएगा। सीएम धामी ने साफ किया है कि सरकार धार्मिक आस्थाओं और परंपराओं का सम्मान करते हुए कानून के दायरे में रहकर ही कोई भी फैसला लेगी। चूंकि बोर्ड ने क्या निर्णय लिया है, स्टेक होल्डर से भी बात करेंगे। सबसे बात करने के बाद जैसी सबकी सहमति बनेगी और जो एक्ट है, कानून है, पहली पुरानी मान्यताएं हैं, पौराणिक चीजें हैं, सभी का हम लोग एक बार अध्ययन करेंगे। देवभूमि परिवार योजना चूंकि एक ऐसी योजना है जिससे कि पूरे देवभूमि का जो आने वाले समय में डेमोग्राफिक रूप से, यहाँ के सांस्कृतिक रूप से, किसी भी प्रकार से यहाँ की जो देवत्व है उसको नुकसान न हो, देवभूमि का मूल अस्तित्व बना रहे, उसको लेकर ये योजना लाई गई है। और ये योजना हमारे बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए भी, भावी कर्णधारों को एक सुरक्षित उत्तराखंड मिले, उस दिशा में बहुत महत्वपूर्ण योजना है। उत्तरकाशी के गंगोत्री धाम से अखंड ज्योत रथ यात्रा का भव्य शुभारंभ हुआ। कैलाश आश्रम के स्वामी कृष्णानंद महाराज के संरक्षण में निकाली जा रही इस यात्रा की शुरुआत श्री 5 मंदिर समिति गंगोत्री धाम के अध्यक्ष रावल धर्मानंदू सिमवाल ने मां गंगा की पूजा अर्चना और आरती के साथ की है। इसके बाद यात्रा उत्तरकाशी के केदार घाट पहुंची, जहां भव्य गंगा आरती के साथ गंगा की स्वच्छता और निर्मलता बनाए रखने का संकल्प भी लिया गया। गंगा माता के प्रचार के लिए और पर्यावरण को विस्तार हो, पर्यावरण के उत्थान के लिए, धर्म के उत्थान के लिए अखंड ज्योति गंगोत्री से गंगा सागर तक के लिए की जा रही है। इसमें मैराथन भी है साथ में, ताकि युवाओं को भी प्रेरित किया जा सके इस दौड़ के साथ में। ये पूरी यात्रा मैराथन भी है इसमें, और ये सनातनी गंगा फाउंडेशन के द्वारा इसको आयोजन किया जा रहा है। उस यात्रा का संरक्षक है, मेरा दायित्व है, मैं स्वामी कृष्णानंद कैलाश आश्रम। आज विशेष रूप से ये यात्रा जब उत्तरकाशी में माँ की खुद से यहाँ से निकल रही है माँ गंगा, तो यहाँ पर आरती करके माता को की प्रार्थना की गई और माता को मनाया गया कि माँ हमारी इस यात्रा को निर्विघ्न संपूर्ण करवाएं। और ये यात्रा पिछले 4 वर्षों की बाकी हुई है, इस साल ये 5वां वर्ष है। वक्त यहाँ पर छोटे सा ब्रेक का है, फौरन होंगे हाजिर, रहिए हमारे साथ। तो
भाई ब्रेक के बाद स्वागत है जनता टीवी में। तो चलिए रुख करेंगे खबरों की ओर। गैस की बढ़ती कीमतों समेत अन्य मुद्दों को लेकर महिला कांग्रेस के प्रदर्शन पर बीजेपी ने तीखा पलटवार कर दिया। बीजेपी के प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि कांग्रेस अब मुद्दा विहीन पार्टी बन चुकी है, उसके तर्कश में कोई तीर बचा ही नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया है कि महिला कांग्रेस के प्रदर्शनों में गिनी चुनी महिलाएं ही नजर आती हैं। क्या कुछ कहती हुई नजर आई, सुनिए। अगर कांग्रेस की मैं बात करूं या उनकी महिला कांग्रेस की बात करूं तो उनके पास तर्कस बचे हैं कहीं जो वो तीर निकालने की बात कर रहे हैं या तीर मारने की बात कर रहे हैं। आपने देखा होगा हर कार्यक्रम में उनके कहीं ना कहीं वही चेहरे 2, 4, 10, 20 दिखाई देते हैं। एक प्रदेश अध्यक्ष जब कार्यक्रम करती है लगातार कहीं ना कहीं या तो बेहोश होने का काम करती है या गिरने का काम करती है, अपने आप को चोटिल करने का काम करती है। केवल और केवल प्रदेश की मातृशक्ति को गुमराह करने के अलावा उनके पास इस वक्त कुछ बचा नहीं है। मुद्दा विहीन कांग्रेस हो चुकी है, चाहे उनकी महिला कांग्रेस हो और चाहे उनकी मेन कांग्रेस हो। मुद्दे उनके पास बचे नहीं है। आपने विधानसभा के सत्र में भी देख लिया, पहले दिन जहां पर उनको बैठ करके सुनना चाहिए था क्योंकि बजट जनता का था और आपने देखा होगा कि किस तरीके से उन्होंने तख्तियां लेकर के जो है बाधित करने का काम किया। तो जो लोग सत्र को चलने देना नहीं चाहते, जो लोग अपने संगठन में कुछ आगे करना नहीं चाहते, वो कह रहे हैं कि तर्कस चलाने की बात कर रहे हैं, वो तीर की बात करें तो ना उनके पास तीर बचे हैं ना उनके पास तर्कस बचे हैं। और रही बात निशाने की, तो कांग्रेस प्रत्येक व्यक्ति कांग्रेस में एक दूसरे को ही निशाना बनाने का काम करता है। तो इसलिए हमें उनसे किसी प्रकार का कोई गुरेज नहीं है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। 2027 में हमारी जो मातृशक्ति है महिला मोर्चा भाजपा का, वो कहीं ना कहीं प्रत्येक संगठन के साथ साथ लोगों के बीच में है, जनता के बीच में है, कार्य योजनाओं को पहुंचाने का काम कर रहा है। तो 2027 में महिला मोर्चा महिला कांग्रेस के ऊपर भारी पड़ने वाला है। तो आइए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध के कारण होर्मुज़ जलमंडरू मध्य से आने वाले ईंधन आपूर्ति प्रभावित होने की खबरों के बीच में उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र में होटल कारोबारियों की मुश्किलें अब थोड़ी बढ़ती हुई। होटल मालिकों का कहना है कि एलपीजी गैस की भारी कमी हो रही है, उनके पास गैस का स्टॉक खत्म हो जा रहा है, खाली सिलेंडर भी दोबारा नहीं भरा जा रहा है। होटल संचालकों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द आपूर्ति सामान्य नहीं हुई तो उन्हें अपना कारोबार बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इस पर एक रिपोर्ट तैयार की गई है, देखिए आप। पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध की वजह से होर्मुज़ जलडमरू मध्य से आने वाली ईंधन की आपूर्ति बाधित होने से एलपीजी की कमी की खबरों के बीच उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में होटल चला रहे मालिकों का कहना है कि उन्हें भारी नुकसान हो रहा है। होटल वालों के मुताबिक उनके पास गैस का स्टॉक खत्म हो रहा है और खाली सिलेंडर फिर से भर भी नहीं पा रहे हैं। अगर हालात ऐसे ही बने रहे तो उन्हें अपना कारोबार बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। हम लोग जब भी काम करते हैं एक प्रॉपर स्टॉक के संग करते हैं, लेकिन इतना स्टॉक भी नहीं रखते हैं कि हम उससे पूरा 1 महीना निकाल लें। क्योंकि रिसोर्ट्स या घर में तो चलो 1 महीना निकल जाता है, रिसोर्ट में हफ्ता भर का जो है हम लोग स्टॉक रखते हैं। ज्यादा स्टॉक रखने का कोई तुक होता नहीं है। दिक्कत बहुत चल रही है अभी आजकल। तो कमर्शियल सिलेंडर में जहाँ तक देखा जाए तो पहले जब जरूरत होती थी तो इंस्टेंटली मिल जाता था। अब 2-3 दिन से देख रहे हैं कि बहुत सडन राइज हुआ है प्राइस में भी। कमर्शियल सिलेंडर में अराउंड 144 रुपीज इंक्रीज हुआ है उसमें, और उसके बावजूद भी नहीं मिल पा रहा। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, अब सिलेंडर ऑलमोस्ट खत्म होने को है। रामनगर के एलपीजी डीलरों का कहना है कि उन्हें व्यावसायिक सिलेंडरों की पर्याप्त आपूर्ति नहीं मिल रही है और इसलिए वे ग्राहकों की मांग को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। इसमें प्रॉब्लम ये हो रही है कि हमें प्लांट से प्रॉपर सप्लाई नहीं मिल पा रही है, जिससे हमारा एजेंसी का बैकलॉग भी बढ़ रहा है। कस्टमर्स को भी परेशानी हो रही है, उनकी बुकिंग्स भी काफी जो रह रही है, उनके टाइम से गैस प्रोवाइड नहीं हो पा रही है हमारे यहाँ से। तो एक्चुअली गाड़ी ना आने से प्रॉब्लम्स बढ़ रही है, जिससे कि प्रॉपर मतलब जितने हम डिमांड हमारी जो रह रही है, मतलब जितनी हम डिमांड कर रहे हैं प्लांट से, उतना एक्चुअल में वो हमें उतनी सप्लाई नहीं मिल पा रही है। यहाँ पर डोमेस्टिक तो भी कमी आ रहे हैं और इसमें जो है ये तो कॉमर्शियल में तो कोई सिलेंडर आ ही नहीं रहे भाई साहब। हमको भी मना कर दिया गया है कि अभी नहीं आएंगे फिलहाल। अभी वो डिमांड दी जा रही है, अभी नहीं दिए जा रहे हमें। मध्य प्रदेश के भोपाल में भी ऐसी ही समस्या सामने आई। होटल मालिकों और एलपीजी डीलरों के साथ हुई बैठक में प्रशासन के अधिकारियों ने अगले 2-3 दिनों के लिए व्यावसायिक सिलेंडर की आपूर्ति रोकने के आदेश दे दिए।
आज हमारे जो फूड डिपार्टमेंट है, खाद्य आपूर्ति विभाग, उससे इंस्ट्रक्शन थे कि जो कमर्शियल यूज के लिए गैस सिलेंडर होते हैं उसका थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड यूज के लिए इंस्ट्रक्शन पास किए जाएं। तो जो भी हमारे गैस एजेंसियां हैं, जो डीलर्स हैं, जो रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं, कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, उनको लेके हमने एक मीटिंग करी है कि अभी थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड यूज रहेगा एटलीस्ट 2-3 दिनों के लिए। प्रशासन का ये फैसला होटल कारोबारियों को रास नहीं आया, जिन्होंने कहा कि इससे न केवल सामान्य व्यवसाय बाधित होगा बल्कि शादी के मौसम के बीच में घरेलू उपयोग के लिए बने गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी और अराजकता भी बढ़ जाएगी। देखिए, हमने ये कहा है कि एकदम से कमर्शियल गैस का रोकना ये उचित नहीं होगा। होटल्स में 1,50,000 आदमी भोपाल में रोज आते हैं, शादियाँ चल रही है, अभी शादियाँ चल रही है, उसके अलावा विभिन्न कार्यक्रम होते हैं, हॉस्पिटल्स में ज़रूरत पड़ती है, आपके इंडस्ट्री में ज़रूरत पड़ती है, कहाँ ज़रूरत नहीं पड़ती कमर्शियल गैस की। तो कमर्शियल गैस एकदम से रोक देंगे तो मुश्किल पड़ जाएगा। और डोमेस्टिक आप दे रहे हैं, उसमें भी कहीं न कहीं ब्लैक मार्केटिंग शुरू होगी, क्योंकि लोग कहीं न कहीं डोमेस्टिक का कमर्शियल में यूज़ करेंगे। इस तरीके से जो आज बताया गया है मीटिंग में कि कमर्शियल सिलेंडर पूरे बंद हो जाएंगे, इससे जो जिस तरीके से पूरे 100% बंद करा गया है वो काफ़ी ऐसा है कि उसमें प्रैक्टिकल नहीं है ये चीज़, क्योंकि कोई भी रेस्टोरेंट वाला और कोई भी होटल वाला सिलेंडर पे ही डिपेंडेड है। बिना सिलेंडर के कोई भी रेस्टोरेंट व्यवसाय हो ही नहीं पाएगा और चल ही नहीं पाएगा। आपूर्ति कल से तीनों ऑयल कंपनियों ने पूरी बंद कर रखी है, 2 दिनों से कोई सप्लाई नहीं की, एवं इतना स्टॉक किसी वितरक के पास जनरली नहीं होता कि 4-5 दिन चल जाए। पश्चिम एशिया संकट के बीच सरकार ने घरेलू स्तर पर उत्पादित प्राकृतिक गैस के आवंटन की प्राथमिकता सूची में संशोधन किया है। इसमें एलपीजी उत्पादन को सीएनजी और पाइप से आने वाली खाना पकाने की गैस के साथ शीर्ष स्थान पर रखा गया है। इससे होटलों और रेस्तरां के लिए आपूर्ति की कमी हो गई है, क्योंकि ये कारोबारी बाजार मूल्य पर व्यावसायिक एलपीजी का इस्तेमाल करते हैं। देश भर के होटल संघों ने व्यावसायिक गैस की कमी पर कहा है कि इस संकट से पर्यटन उद्योग को काफी नुकसान हो रहा है। तो लालकुआं दुग्ध संघ ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर दुग्ध उत्पादकों को बड़ी सौगात दी है। नैनीताल दुग्ध संघ के अध्यक्ष मुकेश बोरा ने महिला डेयरी के दूध के मूल्य में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की बड़ी घोषणा की है। साथ ही दुग्ध संघ की नई कार्यकारिणी के 2 वर्ष पूरे होने पर भव्य समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में दुग्ध उत्पादक शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान जिला योजना के तहत दुग्ध उत्पादकों को आर्थिक सहायता के चेक भी वितरित किए गए। प्रतिफल ये हुआ है कि हम 1,40,000 लीटर दूध प्रतिदिन उत्पादित कर रहे हैं और जो 1.5 लाख लीटर का लक्ष्य माननीय मंत्री सौरभ अगुणा जी ने हमको दिया है, मैं आप सबके माध्यम से बताना चाहता हूं कि अपनी मातृशक्ति के और अपने दुग्ध उत्पादकों की बदौलत नैनीताल दुग्ध संघ आने वाले अक्टूबर में 1.5 लाख लीटर को क्रॉस करेगा और उसका सुखद परिणाम कल माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के आशीर्वाद से और माननीय सौरभ अगुणा जी दुग्ध विकास मंत्री जी के आशीर्वाद से 10 करोड़ रुपए बजट में हमारा साइलेज अनुदान बढ़ाया है। जो 30 करोड़ था वो इस वित्तीय वर्ष में 40 करोड़ मिलने का हमें अनुमान है, जो सहमति मिली है, क्योंकि अभी शासनादेश नहीं आया तो मैं अधिकृत रूप से नहीं कह सकता। साथ ही जो दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन है वो भी 42 करोड़ रुपए नैनीताल दुग्ध संघ और पूरे प्रदेश के लिए स्वीकृत हुआ है। तो मैं कह सकता हूं कि 40 करोड़ में से 20 करोड़ और 42 करोड़ में से 21 करोड़ यानी कि 41 करोड़ केवल नैनीताल दुग्ध संघ के 34,000 दुग्ध उत्पादकों के हिस्से में इसलिए आएगा कि हम 60% से ऊपर दुग्ध उत्पादन प्रदेश में कर रहे हैं और उसमें मीडिया जनों का भी नैनीताल दुग्ध संघ को निरंतर सहयोग मिला है। केदार मंदिर समिति के केदारनाथ मंदिर और बद्रीनाथ मंदिर में बीकेटीसी के अधीन आने वाले अन्य मंदिरों में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने के प्रस्ताव रखा गया। बीजेपी के विधायक महंत दिलीप ने इस प्रस्ताव का समर्थन करते हुए कहा कि सभी मंदिरों के केवल हिंदुओं का ही प्रवेश होना चाहिए। कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन ने इसे चुनावी सियासत करार देते हुए कहा कि सरकार चुनावों से पहले हिंदू मुस्लिम विवाद खड़ा कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि मेरा धर्म सभी धार्मिक स्थलों का सम्मान करता है, लेकिन जहां जरूरत नहीं वहां अन्य धर्म के लोगों का प्रवेश होना उचित नहीं है। उन्होंने सरकार पर विफलताओं के माहौल का आरोप लगाते हुए इसे केवल शोरगुल और राजनीतिक शिगुफे बताया है। मामला अब धर्म और राजनीति के बीच नई बहस का रूप ले रहा है।
देखिए, मैंने अभी ये नियम देखा नहीं है, किसने कहा, मैंने अभी के बारे में ध्यान से देखा नहीं, लेकिन मेरा कहना है कि जो मंदिर परिसर है, मंदिर परिसर में आने से ज़्यादा इस बात पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि जो भी मंदिर में आ रहा है वो हमारे नियम और कानूनों को और हमारे धर्म के प्रति, हमारे ईश्वर के प्रति आस्था व्यक्त करे, तो निश्चित रूप से तब वो आ सकता है, अन्यथा बिना गैर हिंदू को आने के लिए वहाँ पर प्रतिबंध होना चाहिए। मैं हर धर्म के धार्मिक स्थल का सम्मान करता हूँ, मेरा धर्म करता है। मैं धार्मिक निर्णय है बिल्कुल जो उनको सही लग रहा है, लेकिन टाइमिंग अगर आप देखें तो आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी और उनके एलाइड जो उनके सह संगठन हैं और उनके नेता लोग हैं, वो देख रहे हैं कि भाजपा इस समय अपने न्यूनतम पर चल रही है। महंगाई, भ्रष्टाचारी, बेरोजगारी की आवाज़ सड़कों पर हैं, लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मोदी जी कॉम्प्रोमाइज़ प्राइम मिनिस्टर के रूप में देश देख रहा है, तो मोदी जी की भी पॉपुलैरिटी बहुत नीचे है। तो चुनाव का समय आने लगा तो उनको लगा कि क्या किया जाए, तो वो हिंदू और मुसलमान उनको करना है, इसके अलावा उनके पास कोई दूसरी रेसिपी बची नहीं है। तो चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में भी इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनता टीवी के साथ।